एक नई गवर्नमेंट आती है उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। जब आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इंप्लीमेंट करना है। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका, 250 अरब रुपए का आटे का डाका, 22 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। PDM के हवाले से हुकूमत को कुछ रिलीफ मिला हुआ है। रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो है अपोजिशन का ये ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे और जो भी उनका गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का तरीक़ाकार है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंक्लूडिंग द रिज़िग्नेशंस। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने जो करीबी वज़रा हैं और जो टीम है उनको कहा है कि फ़ोकस करें आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर, और साथ ही साथ ये भी ख़बरें आ रही हैं कि काबीना के अंदर कुछ चेंजेस की जाएंगी, रद्द-ओ-बदल किया जाएगा। जो भी हुकूमत में आता है सियासी जमात, वो एक मंशूर के तहत आता है, उसका एक मुसव्विदा होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है कि हमने 5 साल में ये काम करने हैं। बदकिस्मती से 2.5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक जो एग्जैक्टली PTI लेकर आई थी एक मंशूर, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब की आपने अभी साउंड भी सुनी कि वो कहते हैं कि तजुर्बा नहीं था, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, वर्किंग कैसे होता है। लेकिन 70% ऐसे वज़रा हैं जो पहले भी हुकूमतों में रह चुके हैं कई मरतबा, और बाकी भी जो लोग हैं वो अपने किसी न किसी शोबे में अच्छे काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखना यह है कि जो भी तब्दीलियाँ प्राइम मिनिस्टर साहब करना चाह रहे हैं उससे किस हद तक हुकूमत की जो कारकर्दगी है, अवाम के जो मसाइल हैं वो हल होंगे। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अंबर शमसी साहिबा, आप एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अमार मसूद साहब सीनियर सहाफ़ी, और जनाब जमील फारूकी साहब एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। अमार साहब, बात का आगाज़ आपसे करते हैं कि इस हुकूमत ने कमोपेश 14 वजारतों के अंदर तब्दीलियाँ की थी पिछले 2.5 साल के अंदर। उसमें ख़जाना, सनत व पैदावार, IT, रेलवे, पार्लिमानी अमूर, रेवेन्यू, दाखिला, नारकोटिक्स, फूड सिक्योरिटी, सेहत, पेट्रोलियम, इत्तलात व नशरियात, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत कुछ जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर उनको भी तब्दील किया, बट कोई ख़ास हमें फ़र्क दिखाई नहीं दिया। डू यू थिंक कि अभी जो कुछ करने जा रही है गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर, उससे कुछ तब्दीली जो है वो आएगी? भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जो सवाल आपने पूछा है और जो हक़ाइक़ आपने बयान किए हैं उसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड ये करनी चाहूँगा कि जो आपने कहा कि वजारतों में रद्द-ओ-बदल माजी में भी किया गया, वो रद्द-ओ-बदल ऐसा नहीं था कि किसी एक इनकॉम्पिटेंट शख्स को हटाकर किसी कॉम्पिटेंट शख्स को लगा दिया गया। वो रद्द-ओ-बदल ऐसा था कि एक वजारत में अगर कोई शख्स परफॉर्म नहीं कर रहा और उसकी कारकर्दगी बहुत बुरी है, अबतर है, बदतरीन है, तो उसको उससे अहम वजारत दे दी। जैसे सबसे बड़ी मिसाल शेख रशीद साहब की है। हमारे पास रेलवे में जब से वो आए, कहने वाले कहते हैं तकरीबन 50 अरब रुपए का नुकसान रेलवे को उन्होंने तफवीज़ किया है। उस 50 अरब रुपए के बाद जाहिर है उनकी तादीब होनी चाहिए थी, ताज़ीर होनी चाहिए थी, कोई पनिशमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन वो पनिशमेंट ऐसी नहीं हुई, बल्कि उन्हें एक तरह से इनाम दिया गया और उससे इम्पोर्टेंट वजारत जो कि दाखिला की वजारत है वो उनको दे दी गई। जहाँ तक आपने बात की डायरेक्शन की, देखिए मुझे अभी तक कोई ऐसी डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा माशी प्लान नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी जो है इनकी मुलाकातें, मंसूबे ऐसे नहीं नज़र आ रहे जिसमें हमें पता चले कि हमारी इकॉनमी की डायरेक्शन किसी दुरुस्त सिमत में जा रही है। इमरान खान का 2011 से एक ही बयानिया है करप्शन के खिलाफ जहाद, और वो अपने सारे मुखालफिन जो हैं, सियासी मुखालफिन, उनको अजियत दे चुके हैं, सजाएं दे चुके हैं। अब इससे आगे बढ़कर बात होनी चाहिए थी, उन्हें चाहिए था कि अब मुल्क के माशी मुस्तकबिल के हवाले से और पॉलिटिकल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से कोई बात करे, लेकिन उस तरफ कोई बात नहीं हो रही।
उस तरफ जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं वो बुनियादी तौर पर बड़े मज़हका खेज हैं। आपको भी पता ही है कि उसमें कभी भैंसे देने का ऐलान होता है, कभी मुर्गियां देने का ऐलान होता है, और कभी नलके जो है वो लगाने का ऐलान होता है। कभी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर पहले बहुत ज्यादा स्कैंडल्स हैं, उसी तरह का प्रोजेक्ट दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। ठीक है अमार साहब, मैं बिल्कुल आपने सही कहा, डायरेक्शन जो है उसके हवाले से कुछ हमें ऐसे लगता है कि डायरेक्शन नहीं है। अंबर साहिबा, आप क्या कहेंगी कि क्या जितने भी वजीर इन्होंने चुने हैं, क्या हमारे यहाँ जो वजारतें दी जाती हैं वो मेरिट के ऊपर होता है या ताल्लुकात, और जो भी बंदा जो है वो करता है, कोई अपनी गेम करता है या कोई किसी से जो है वो सिफारिश करवा के आके उस वजारत के अंदर बैठ जाता है, और जिन लोगों को, जैसे इन्होंने भी कहा कि पहले भी जिनको तब्दील किया गया वो वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरिट के ऊपर आपने 14 वजारतों के अंदर लोगों को लगा दिया। जैसे वो सरवर साहब हैं, वो पेट्रोलियम में थे, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात आए, उस वक्त जो सिटिंग इंफॉर्मेशन एडवाइज़र थी उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उनको एविएशन दे दी, जिसमें उन्होंने 250 के करीब पायलट्स जो थे कहा कि इनके तो लाइसेंसेज जो हैं वो फेक हैं, और पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो है वो जगह हसाई हुई। प्लीज़। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए, कुछ तो हद तक आपको नजर आता है कि जिसको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही अंग्रेजी में कहते हैं, सियासी मकासद के लिए, अगर गुलाम सरवर साहब की बात हो, वो इत्तेहादी हैं, उनको वहीं के वहीं हैं। हालांकि इमरान खान साहब खुद ने एतराफ़ किया था, जिस तरीके से PIA के फेक लाइसेंस पायलट्स का मामला जिस तरह से उसे निपटा गया था वो गलत था। गुलाम सरवर साहब, सॉरी टू कट यू, इत्तेहादी नहीं, ही इज पार्ट ऑफ द PTI, वो पहले थे। ठीक है, पहले थे, लेकिन वो साथ लेकर आते हैं ना, देयर इज आल्सो बैगेज देयर। मैं चले इत्तेहादी आप ना समझे, आप कह सकते हैं कि वो बाकी जो इनकी कनेक्शंस है वो भी साथ लेकर आते हैं। पर व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि मिसाल तो फिर अगर बल्कि मैं अगर असद उमर साहब को हटाया जा सकता था जब उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे, तो फिर गुलाम सरवर साहब को क्यों नहीं हटाया जा सकता? इसी तरह आप दीगर को भी देखें कि अगर शेख रशीद की मिसाल तो अमार साहब दे चुके हैं। बात यह है कि कारकर्दगी एक या दो वुज़रा से तो नहीं आती, वो एक मंसूबेबंदी के तहत आती है। इमरान खान साहब कह तो चुके हैं कि हमें पहले जिस तरह से वो अमरीकी इलेक्शंस की तरफ देखते हैं, अमरीकी निज़ाम की तरफ देखते हैं कि तो तैयारी का मौका मिलता है, लेकिन जो पार्लिमानी सिस्टम है उसमें भी मौका मिलता है। इस तरह से मिलता है कि शैडो मिनिस्टर्स होते हैं, जो ऑपोजिशन के जो रहनुमा होते हैं, MNAs होते हैं, वो बैठते हैं, वो पूछगछ करते हैं, वो समझते हैं कि निज़ाम कैसे चल रहा है। और फिर उससे पहले भी इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कह लें, उनकी एक हुकूमत सूबे में थी। ऐसे लोग भी, आपने भी जैसे जिक्र किया था, ऐसे लोग उनके साथ थे जो इस सिस्टम में निज़ाम में काम करते रहे थे। तो फिर क्या जवाज रह जाता है कि आप 2.5 साल बाद, ये आपने क्लिप जो चला था ये तो थोड़ा बहुत पुराना है, फिर भी आप ये कहें कि नहीं गवर्नेंस हो रही या हालात बेहतर नहीं हो रहे। सो मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत एक कमजोरी है जिसको पंजाब से शुरू होती है, वफाक तक चली जाती है। बिल्कुल सही है। जमील फारूकी साहब, क्या एक शख्स, जैसे अमार साहब ने भी ये बात कही और अंबर साहिबा ने, कि एक शख्स जो है एक वजारत के अंदर वो काम सही नहीं किया, हमने पिछली जो रद्दोबदल देखा था काबीना के अंदर कि आपने एक शख्स को उठा के एक वजारत से दूसरे में डाल दिया, जैसे असद उमर का चलें, वो तो एक कोई डिफरेंट किस्म का, वो अपनी एक स्टोरी डिफरेंट भी बताते हैं कि फाइनेंस के अंदर क्या इशू बना था, और फिर हफीज शेख साहब आ गए और वो IMF का जो है सारे का सारा एजेंडा लेके यहाँ पे चल रहे हैं। बट बाकी वजारतें जो हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फवाद साहब को ले गए, इसी तरह पार्लिमानी अमूर के अंदर आप देख लें, इसी तरह आप नारकोटिक्स के अंदर आप देख लें, और बाकी जितनी भी वजारतें हैं, उन लोगों को वहीं पे आपने काबीना के अंदर रखा हुआ है। आर दे नॉट इंपॉर्टेंट? ये जितनी भी वजारतें हैं, क्या ये अहम नहीं है? देखें, वजारतों की अहमियत के ऊपर तो हम बाद में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सिस्टम के फ्लॉ को जरूर देखना चाहिए। अब एक कहावत है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो सियासत है वो दौलत से सियासत में आने और सियासत से दौलत कमाने का एक तरीका है। दिस इज अ साइकिल। उस साइकिल से गुजर कर ही ये लोग पॉलिटिक्स में रहते हैं, उसी में रहकर ये लोग पैसा कमाते हैं। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमारे बाकी जो पैनलिस्ट मौजूदीन बैठे हैं उनको भी पता है। वो ये कि यहां पर कोई भी शख्स बगैर इलेक्टेबल्स के पावर में आ नहीं सकता।
और जो शख्स इलेक्टेबल्स के साथ पावर में आता है उसे उनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से देना पड़ता है, चाहे वो वजारतों की सूरत में दे, चाहे उन्हें मुशीर रखे, चाहे उन्हें SAPM रखे, चाहे उन्हें मुआवनीन खुसूसी बनाए, कुछ भी करे उसे देना पड़ता है। लेकिन इमरान साहब ने सॉरी फारूकी साहब, इमरान खान साहब तो एक तब्दीली लेकर आए थे ना, वो कह रहे थे कि इस पूरे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, द गवर्नेंस, आई विल चेंज एवरीथिंग। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम एक गटर में खड़े हुए शख्स से बावजूद रहने की तवक्को कर रहे हैं। ये हमारी भी अप्रोच को सलाम है कि हम उस बंदे से तवक्को कर रहे हैं जो बंदा खुद इस गटर सिस्टम के अंदर मौजूद है। हाँ, ही वॉज हेयर टू चेंज द सिस्टम, जो कि उनका सबसे बड़ी नाकामी है। उन्हें इस सिस्टम में आने से पहले ही मना कर देना चाहिए था कि आप मुझे इलेक्टेबल्स दे रहे हैं, मैं इलेक्टेबल्स के साथ नहीं आ रहा। आप मुझे एक हंग पार्लियामान दे रहे हैं, मैं इस हंग पार्लियामान के साथ गवर्न नहीं कर सकूंगा, आप मुझे मत लाएं। तो इसमें कसूर नहीं, लेकिन वो किसको कहते हैं कि मुझे क्यों दे रहे हैं ये सारा कुछ? वो तो अवाम के वोट से आए हैं। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं, पब्लिक की बात कर रहा हूं, जिसको आप पब्लिक का वोट कह रहे हैं, मैं भी उसी पब्लिक के बारे में ही कह रहा हूं कि पब्लिक ने उन्हें अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं दी तो वो किसके पास जाएंगे? इलेक्टेबल्स के बगैर वो अपनी गवर्नमेंट जोड़ नहीं सकते थे, तो वो किस तरह जोड़ते? तो बात वहीं पर आ जाती है कि हम एक गटर में खड़े हुए शख्स से तवक्को करते हैं कि वो पारसा रहे और वो हाथ गंदे ना करे, जिस्म मैला ना करे, और उसके बाद हमें वो बावजूद भी मिले, तो मुमकिन नहीं है। तो खान साहब ने क्या करना है? अपने इत्तेहादियों को नवाजना है। अब आपके सामने है दो चीजें। MQM को 2 वजारतों का कलमदान मिलने जा रहा है। कुछ दिन पहले MQM के एक वफ्द ने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर से और कहा कि कराची ऑपरेशन में जो उनके दफातर बंद हुए थे, जो सील हुए थे, उनको ओपन किया जाए। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस हैं सर। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी ही पार्टी के 3 लोगों को इकट्ठा करके खड़ा कर दिया कि आप लोग एक कमेटी बनाएं और जो नैब कवानीन में तरमीम का मामला है, कंडीशनलाइज करके, एक कंडीशन रख के कि हमने NRO तो नहीं देना, लेकिन नैब कवानीन में तरमीम के मामले के ऊपर हम बात करने को तैयार हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, हमें देखें, वो बड़ा जबरदस्त रूजवेल्ट का एक जुमला था कि अगर आपको सियासत के अंदर कुछ चीजें एक्सीडेंटल होती हुई दिखाई देती हैं तो आप अपनी कम फहमी को साइड पर रख दीजिए, क्योंकि ये एक्सीडेंटल नहीं होती, ये बाय डिजाइन होती हैं। तो हमारे मुल्क की सियासत या तीसरी दुनिया के ममालिक की सियासत का ये अलमिया है, पाकिस्तान भी उसी में शामिल है। इसमें दोष आप खान साहब को यूं दे सकते हैं कि आप एजेंट ऑफ चेंज बनकर आए थे, आप इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, आप उसी गटर में खड़े हो गए हैं, आप गंदे हो चुके हैं। So what are the options? So okay, let me take जी जमील साहब, let me take मैं थोड़ा सा मैं कमेंट इस पे करना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूं मैं ब्रेक अगर ले लूं मैम, तो वापस आके अगर आप कर लें तो ठीक है, इफ इट्स पॉसिबल। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं क्विकली और वापस आके गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अंबर साहिबा जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि एक हर हुकूमत का एक हनीमून पीरियड जरूर होता है। वो अपने मनसूबाबंदी करके आते हैं। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा कि इंतखाबात से कबल एक तकरीब हुई थी जिसमें मंशूर उसका लॉन्च किया गया था। बताया गया था कि नौकरियां किस तरह फराहम की जाएंगी, घर किस तरह से बनाए जाएंगे और किस तरह से पाकिस्तान या पाकिस्तानी निज़ाम को तब्दील किया जाएगा। तो उसमें 2-3 बातें हैं। वो हनीमून पीरियड जब इत्तेहादियों को इतना ज्यादा नवाजने की जरूरत नहीं थी, दैट टाइम हैज पास्ड, क्योंकि अपोजिशन आपको पता है कि मरियम नवाज भी साहिबा थी। अपोजिशन पहले 2 साल तो इनफेक्टिव थी ना। ये तो सारे मामला अब आए हैं सामने। तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा नवाजने की जरूरत थी, और ये भी हमने देखा था कि इमरान खान साहब मुलाकातें भी नहीं कर रहे थे और ना ही MQM के लोगों को इतनी ज्यादा लिफ्ट भी करा रहे थे। सो वो उन्होंने, क्योंकि वक्त दे डिड नॉट कैश इन ऑन दैट, तो अब ये मसला आ गया है कि आपको अब नवाजना पड़ा है, फेवर्स देने पड़े हैं। दूसरी बात में एक बहुत अहम नुकता है कि वजीर आज़म इमरान खान खुद बहुत कहते थे कि लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम जो है वो ही एक बेहतरीन तरीका है, और वो भी उनका मौका था KP में अगस्त 2019 में खैबर पख्तूनख्वा में KP जो लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम था वो खत्म हो गया, उसकी मुद्दत खत्म हो गई थी, लेकिन इंतखाबात नहीं करवाए और एक जवाज बना लिया। उसके बाद कोई 9 माह बाद के पैंडेमिक आ गया है, कोविड-19 की वजह से इंतखाबात नहीं हो सकते। तो फिर मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो मसला जो खड़ा है वो सिर्फ इलेक्टेबल्स का नहीं है, वो गटर निज़ाम का नहीं है, क्योंकि अब बहुत आसान होता है निज़ाम को बुरा कहने का, लेकिन हाउ टू यूज दैट सिस्टम इन ऑर्डर टू फर्दर योर एजेंडा, ये एक आर्ट है, ये एक फन है, ये एक स्किल है,
और हम तवक्को करते थे कि कुछ हद तक तजर्बा होगा, कुछ तो सोचा होगा, मगर वो नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। अब अमार साहब, आई एग्री कि जी आप जब 342 के ऐवान के अंदर 150 के करीब जब सीटें आप लेके आते हैं तो जाहिर है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस देखें इस गवर्नमेंट का, तो जिन वजारतों का मैंने नाम लिया था या जिन लोगों को तब्दील किया गया, वो मैक्सिमम 99% जो हैं वो पीटीआई के लोग हैं। दे आर नॉट फ्रॉम द एलाइट पार्टीज। ओनली 1% जिसको खालिद मकबूल कहते हैं वो आईटी के थे, और वो तो उनका पार्टी का एक रिप्लेसमेंट थी, वो नए बंदे को ले आए अमीनुल हक साहब को। सो वी कैन नॉट से कि जी ये सारा जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं इनको इत्तेहादी। गवर्नमेंट का, पीटीआई का अपना जो एजेंडा या अपनी जो तैयारी थी, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी ब्रीफिंग्स मैरियट के अंदर दी गई उनको इलेक्शन से पहले, मीडिया को, वो सब किधर गया? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कुछ लोग तो पीटीआई के हैं, कुछ लोग इंतखाबात से पहले आपको याद होगा पीटीआई में शामिल करवाए गए थे, और उसकी रीजन आप जानते हैं कि क्यों शामिल करवाए गए थे। तो मसलन उस्मान बुज़दार साहब भी उन लोगों में है, वो बहुत ज्यादा पुराने पीटीआई के वर्कर नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अब इसमें शामिल है। देखें, कारगर और इसमें से ज्यादातर लोग जो गुजरा है वो सीजन्ड हैं, सीनियर हैं, पिछली हुकूमतों में भी रह चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इन लोगों को काम करना आता है तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम एट द टॉप लेवल। इमरान खान को खुद काम नहीं करना आता, लेकिन असल मसले की तरफ हम तवज्जो नहीं कर रहे। ये बहुत आसान है और तमाम लोगों के लिए बहुत सहल है कि इमरान खान को क्रिटिसाइज करना। इसमें जाहिर है उनकी हर हुकूमत की एक नहीं 1000 गलतियां होती हैं, उसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है, क्रिटिसाइज हो सकता है, क्रबिंग हो सकती है। मसला इससे ज्यादा गंभीर है। मैं जाती तौर पर जानता हूं कि इमरान खान, और ये सारा दुनिया जानती है, एक दो वाकयात भी आपको कोट कर देता हूं कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम क्रिएट किया गया है, इसके मालिक व मुख्तार के तौर पर चेहरा इमरान खान का है, लेकिन इमरान खान इस मामले में, इस हुकूमत के मामले में बिल्कुल भी मुख्तार नहीं है। मैं जाती तौर पर ये बात जानता हूं कि कुछ वज़रा को वो वजारत में नहीं चाहते थे और वो उनके साथ बैठना भी नहीं पसंद करते थे। उसके बावजूद वो वजीर थे, और फिर जब उन्हें निकाला गया तो बड़े इमरान खान ने मिन्नत समाजत करके किसी से कहलवा के उनको निकाला, तो फिर उन्हें किसी और सूबे में बहुत अहम पोर्टफोलियो दे दिया गया। तो सारी चीजें इमरान खान के कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान इस हाइब्रिड अमार साहब, ये जो आप वाक्य का बिल्कुल सही है। आप जो एग्जाम्पल एक कोट कर रहे हैं, 10% लोग होंगे ना, इतने चलें मान लेते हैं 10% होंगे, इनकी मेन वजारतों के अंदर तो पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं ना, वो क्यों नहीं काम कर रहे सही? अच्छा देखिए, अब यूनिटी ऑफ कमांड का इशू होता है। मेरे ख्याल में वो सारे लोग इमरान खान से कमांड नहीं लेते, इमरान खान से हदायत नहीं लेते, जो कि किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए बहुत तकलीफदेह बात है। इस निज़ाम की कड़ियाँ किसी और के पास है। इस किताब का सरे वर्क के ऊपर इमरान खान की तस्वीर है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसने मौजूदा बहरान क्रिएट किया है हमारे लिए। माजी में भी हमने देखा, बहुत सहूलत है हमें कि कोई भी जमहूरी हुकूमत हो या कोई सियासतदान हो या कोई वजीर हो, उसको गाली देना, उसको बदनाम करना, उसकी कारकर्दगी पर इख्तलाफ करना, तनकीद करना, ये तो बहुत सहल काम है। लेकिन मामला, मैं जैसे कि वहीद आपको कह रहा हूँ, मामला इससे ज्यादा गंभीर है। इमरान खान की बिसात में वो सब कुछ नहीं है। आपके ख्याल में इमरान खान इकॉनमी रन कर ठीक हो गया अमार साहब। मैं बिल्कुल, योर पॉइंट हैज बीन मेड कि जी ये हाइब्रिड निज़ाम है, यानी इमरान खान इज नॉट अ पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। जी जमील फारूकी साहब, इस प्राइम मिनिस्टर इज पावरलेस, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है कि अपने लोगों को चुनाव कर सकें, निकाल सकें, अकाउंटेबल बना सकें। अरे मुझे बड़ी हंसी आती है जब हम लोग जो है ना हकायक से नजरें चुराते हैं। अम्मार मसूद साहब ने मेरे कमेंट को एंडोर्स किया है एक बात करके कि खुद मुख्तार नहीं है कुछ वज़रा को उनकी जगह देने में,
यानी कोई वजारत देनी है नहीं देनी है उसमें खुद मुख्तार नहीं है। तो मैंने तो यही कहा था ना कि सिस्टम गटर सिस्टम है। इलेक्टेबल्स जो उनके साथ पीटीआई में आके जुड़े वो पीटीआई के का हिस्सा नहीं थे। हमें क्यों नजर आता है कि फवाद चौधरी साहब पीटीआई का हिस्सा है? आपको नजर नहीं आता कि मुशर्रफ के साथ थे या पीपल्स पार्टी के साथ थे? हमें क्यों नजर आता है कि गुलाम सरवर साहब पहले कहां थे और अब कहां हैं? हमें क्यों नहीं नजर आता कि बहुत सारे लोग जो इलेक्टेबल्स थे उनको नजर आ रहा था कि ये लोग इलेक्ट होके आ जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं हमने खपा देना है। तो इमरान खान साहब जो है सारे सिस्टम में एक हैंडीकैप्ड प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें इस चीज का इदराक है पहले। तो फारूकी साहब, इट मींस के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज एम्बिशियस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ओनली एंड दैट्स इट, otherwise he was not ready. He was not ready to run a country of 22 करोड़। उनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि जब उनको पता था कि वो उनके दोनों हाथ पांव बंधे हुए हैं तो उन्हें इस सिस्टम में ये वजारत कबूल नहीं करनी चाहिए थी, वजारत उज़्मा। और दूसरी बात जो हनीमून पीरियड की भी बात कर रही थी अंबर, हनीमून पीरियड का अंदाजा तो आप इस बात से लगा लें कि जिस मुल्क का सदर ओथ लेते ही ये कहे कि शादी से पहले किए हुए वादे और सियासत में ओहदा मिलने से पहले किए हुए वादे एक बराबर होते हैं जो बाद में पूरे नहीं होते हैं, तो बात तो वहां पर खत्म हो गई। और रही बात इनइफेक्टिव अपोजिशन की, तो व्हेन वाज द अपोजिशन इफेक्टिव? आई मीन हमें पाकिस्तान की सियासी तारीख को तो कम से कम देख लेना चाहिए। आप देखें कि इन्होंने पीडीएम बनाई है, इनकी लड़ाई इस बात पे खत्म हो गई, इनकी लड़ाई सिर्फ इस बात पे जाकर खत्म हो गई कि जनाब पता नहीं किसको इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का साथ है और किसका साथ नहीं है। आपके सामने है। आप देखें कि चेयरमैन सेनेट के लिए इनका एक मुश्तरका कैंडिडेट था गिलानी, और अपोजिशन लीडर ऑफ द सेनेट के लिए इन्होंने 2 अलग उम्मीदवार खड़े कर दिए। इनकी दरार तो आपको कौन सी अवाम के लिए इफेक्टिव अपोजिशन हो रही थी पाकिस्तान में? कब हुई है? कौन से दौर में हुई है? खान साहब के दौर में हुई थी जब 126 दिन का धरना दिया था? क्या इस पब्लिक के लिए इफेक्टिव अपोजिशन हो रही थी उस वक्त? या अब इफेक्टिव अपोजिशन की हम बात करेंगे तो हमें रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये सिस्टम ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में जो आएगा उसका हिस्सा बन जाएगा अनलेस के वो इससे लड़ने की कोशिश नहीं। लेट अंबर साहब जी अंबर साहब, हमें फिर ब्रेक लेनी है एक, जी बताइए। अब ब्रेक ले ले फिर बाद में चलें, ओके नाज़रीन, एक और शॉर्ट ब्रेक यहाँ पे लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट इस गवर्नमेंट और किसी की गवर्नमेंट के अंदर भी होता है वो अवाम का, और अवाम का 2 इम्पॉर्टेंट बेसिक इश्यूज होते हैं, एक महंगाई और दूसरा जो है बेरोजगारी, कि आपकी इनकम नहीं होगी तो आप घर को कैसे चलाएंगे। और ये इस वक्त बड़ा जो इशू है इस गवर्नमेंट के साथ वो वही है कि महंगाई, उसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मैं चाहूँगा कि इस सेगमेंट के अंदर इस पर भी बात करें। जी अंबर साहब, आप पहले प्लीज कॉमेंट कर लें। जी, मैं बस एक चीज कहना चाह रही थी कि हम ऑपोजिशन को सिर्फ उनकी इफेक्टिवनेस को इस मयार से क्यों हम जांचते हैं कि हुकूमत को गिराएंगे। ये तो कोई मयार नहीं हुआ। अपोजिशन के मुख्तलिफ रोल होते हैं, किरदार होते हैं। एक पार्लिमानी निज़ाम में कुछ पार्लियामेंट में होता है, कुछ सड़कों पे होता है, कुछ दबाव रखना होता है हुकूमत पर। तो अगर हम ये बात करें तो आप इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त दरारें पड़ गई हैं और इस पे कुछ पावर पॉलिटिक्स एट प्ले है। लेकिन ये भी है जब से पीडीएम बनी थी सितंबर से, तब से हुकूमत जो है डिफेंसिव पे भी नजर आई, कुछ कहीं ना कहीं शिकस्त भी नजर आई, कम नजर आई लेकिन शिकस्त भी नजर आई, फिर एक स्ट्राइक बैक भी नजर आया। तो 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमती नुमाइंदे और वुज़रा कर रहे थे, उससे यही जाहिर होता है ना कि कुछ तो खदशा था, कुछ तो उनके बयानिए से खदशा था। जब आप ये भी देखते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान एक खास पैगाम देते हैं अपने काबीना को और फिर उसके बाद में ये मीडिया पे चलता है कि ऐसा ना हो नौबत आए कि मैं दोबारा से इंतखाबात करूं, तो कुछ तो प्रेशर है ना। सो आई मीन ये जरूरी नहीं है कि ऑपोजिशन हुकूमत को गिराए, ये जरूरी है कि ऑपोजिशन अपना काम करे, अपना किरदार अदा करे, पार्लियामान में हो, सड़कों पर हो या मीडिया पर हो। सो मैं ये बात जरूर यहाँ पे एक जवाब देना। बिल्कुल सही है। अमार साहब, मुझे ये बताएं कि अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो फाइनेंस और इकोनॉमी के जो लोग हैं वो हमें ज्यादा दिखाई नहीं देते। डार साहब भी 90s की अगर आप बात करें तो वो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ एक पर्सनल प्राइवेट बिजनेस के साथ एसोसिएटेड थे, बाद में उनको लाया गया और फिर देन ही टुक ओवर एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। सताइजी साहब भी कुछ अर्सा रहे। पीपल्स पार्टी के पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था, पीटीआई के पास अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। चले मुशर्रफ साहब की बात ही नहीं करते, वो तो आए किसी और तरीके से। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या तैयारी करके आते हैं फाइनेंस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से? मेरा नहीं ख्याल कि 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी दे वर नॉट प्रिपेयर्ड।
मेरे ख्याल में वो बड़ी तैयारी के साथ आए थे, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2013 के इलेक्शन से पहले भी नवाज शरीफ ने ये कहा था कि हम जब आएंगे तो हमें कोई पहली दफा आके, जैसे लोग पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन लेना शुरू करते हैं, रेलवे का क्या करना है, एनर्जी का क्या करना है, PIA का क्या करना है, तो दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। महंगाई भी कंट्रोल में थी, डॉलर भी कंट्रोल में था। लेकिन स्टील मिल को कोई नहीं चेंज किया उन्होंने, रेलवे को कोई चेंज नहीं किया, PIA को कोई चेंज नहीं किया, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस 5 सालों के अंदर कुछ नहीं कर सके वो। अच्छा, देखिए मेरे ख्याल में रेलवे में बहुत मस्बत तब्दीलियां हुई थी। अगर आपको याद हो तो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर हुई थी, कॉस्ट में बहुत ज्यादा कमी हुई थी, फिर उसके बाद उसके रेवेन्यूज बहुत ज्यादा बढ़े थे। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर इस वक्त नहीं है, लेकिन रेलवे की ख्वाजा साद रफीक ने काम तो किया था, लेकिन मैं ओवरऑल मतलब गवर्नमेंट की एक विजन की मैं बात करता हूं कि इदारे जो हैं वो बाहर निकल आए, मतलब इससे खसारे से और तबाही से। देखिए मैं एक बात आपको ये बता दूं, 2013 का जो इलेक्शन था ना, वो 1 पॉइंट एजेंडे पे लड़ा गया था। ये हम बात कर सकते हैं स्टील मिल की भी, PIA की भी, अब रेलवे की भी। उस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा था कि क्या इस मुल्क को लोड शेडिंग के अफरीद से निजात मिल सकती है। वो खत्म हो गया। ये लोगों की वाहिद डिमांड थी उस स्टेज पे, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ दूसरी डिमांड थी कि क्या इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो सकती है, क्योंकि उससे पहले हर रोज धमाके होते थे। ये 2 काम हो गए थे। किसी भी मुल्क की मईशत को टर्नओवर करना 2 साल में, 3 साल में मुमकिन नहीं है, लेकिन इंडिकेशन नजर आ जाती है, इंडिकेटर्स आपको बता देते हैं। वो इंडिकेटर्स हम नजर आ रहे थे जिसमें हमारा ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ मेरे पास टाइम कम है, आई एम सॉरी जी। जमील फारूकी साहब, मेरा जो पर्सपेक्टिव था क्वेश्चन का वो ये था कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब देखें इमरान खान साहब इतनी बड़ी मतलब तब्दीली की बात करते रहे, फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने विद इन फ्यू मंथ्स जो है उसको चेंज कर दिया असद उमर को, और एक अभी अपेरेंटली तो यही कहा जाता है ना, IMF का बंदा ला के बिठा दिया है, वो उनकी डिक्टेशन लेकर आए हैं। सारी महंगाई, सारी तबाही जो है वो उसकी वजह से है। जी प्लीज। गंदा है पर धंधा है। अब पहले मैं एक कमेंट कर लूं, ये अंबर ने एक बात की थी कि हुकूमत गिराने वाली बात, हुकूमत ना गिराएं, पब्लिक के लिए निकलें, ये सबसे बड़ी चीज होती है। हुकूमत ना गिराएं, कम से कम पब्लिक के लिए निकलें, जो कि अपेरेंटली नजर नहीं आता। अपने अपने जाती मफादात हैं, वो हम सबको पता है किसके क्या मफादात हैं और किस तरह से हैं और किस तरह से उसके लिए एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, अब आपने बात की कि IMF की, अभी देखें कि IMF का ही मुतालबा पूरा करने के लिए 5.65 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा, उसके लिए फिर ऑर्डिनेंस का इजरा, फिर सर्कुलेशन के मामले के ऊपर ऑर्डिनेंस के जरिए मामलात का निफाज, और किस तरह से टैक्सेस को बढ़ाना है वो हमारे सामने है। तो वजीर खजाना की तकर्री मुझे तो नहीं लगता खान साहब के हाथ में थी। अगर होती तो असद उमर साहब से बेस्ट चॉइस तो नहीं थी, क्योंकि IMF का मामला आ जाता है, फिर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, तो ये चीजें तो फिर हमारे साहब ठीक कहते हैं ना कि वी हैड अ हाइब्रिड काइंड ऑफ अ सिस्टम देन, so we cannot accuse him directly, Imran Khan, all the time. Hybrid kind of a system, and in a democracy like third world country like Pakistan, तो हमारे यहाँ, चाहे आप इंडिया में भी चले जाएं, इंडिया थोड़ा सा शायद बेहतर हो चुका होगा क्योंकि वहाँ जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है वो ज्यादा बेहतर है, पाकिस्तान से कम बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो मसला ये है कि टेक्नोक्रेट्स ने आपका बजट बनाना है, और बजट उस बंदे ने बनाना है जिस बंदे को पता नहीं है कि 18,000 रुपए महीना कमाने वाला बंदा महीना कैसे गुजारेगा, उसको नहीं पता। जिसको ये नहीं पता कि टमाटर का रेट क्या चल रहा है, तो वो बजट जो बनाएगा तो जाहिर है बजट उसी अंदाज से बनाएगा। वो एक आम आदमी के जूते में घुसकर झांक नहीं सकता है कि उसके जूते के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, उसका जूता है भी या नहीं है, जूता फटा हुआ तो नहीं है। तो ये हमारी जो तवक्कुआत है, हमारी तवक्कुआत उस एलीट से हैं जो बजट बनाते हैं एलीट के लिए, और हम बैठकर सोच रहे होते हैं कि इससे फायदा आम आदमी को होगा। आम आदमी नवाज शरीफ साहब बट अल्टीमेटली बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। जमील फारूकी साहब के दौर में भी परेशान थे। बिल्कुल सही बात है, तीनों मानों का शुक्रिया। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात है वो शुरू से जो मैंने की थी कि इमरान खान साहब एक तब्दीली के नारे से आए थे, और अवाम को उस उम्मीद के ऊपर आज भी वो बैठे हुए हैं कि शायद उनकी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आ जाएगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।